वेलकम बैक टू मेगा मूवीज एक्सप्लेन। गिफ्टेड हैंड्स द बेन कार्सन स्टोरी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया था। कहते हैं हर इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो औरत कोई भी हो सकती है, आपका हमसफर या आपका अच्छा दोस्त या आपकी माँ भी हो सकती है। एक कहावत है, सारा दारोमदार परवरिश पे है। जितनी अच्छी आपकी परवरिश होगी उतने ही अच्छे आप एक इंसान भी बनोगे। डॉक्टर बेन कार्सन ने एक ऐसा किया था जो कि आज से पहले किसी भी इंसान ने नहीं किया था। गरीबी में पला बड़ा, अमीरी के बहुत बड़े सपने देखा करता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसने उन सपनों को पूरा भी कर लिया। आइए देखते हैं डॉक्टर बेन कार्सन की ये सच्ची कहानी। कहानी की शुरुआत 1961 से होती है। हमें डिट्रॉइट में एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं। इन सभी बच्चों के टेस्ट चल रहे होते हैं। इसके बाद ये टीचर इन सभी बच्चों से कहती है कि अपने अपने मार्क्स बताओ। तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए होते हैं। तो ये टीचर फिर बेंजामिन से पूछती है कि तुमने कितने मार्क्स लाए। तो बेंजामिन कहता है कि कोई नहीं। बेंजामिन पढ़ाई में अच्छा नहीं होता और इसी बात पे इसके सारे क्लासमेट्स इसे चिढ़ाते हैं। वो इसकी गरीबी का मजाक बनाते हैं और इसकी पढ़ाई में कमजोर होने का भी मजाक उड़ाते हैं। जब बेंजामिन अपने लॉकर को खोल रहा होता है तभी कुछ बच्चे इसके पास आते हैं और इसे चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन बेंजामिन को गुस्सा आता है और वो दूसरे बच्चे को जोर से एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसके 5 दांत टूट जाते हैं। इसके बाद बेंजामिन को प्रिंसिपल के पास लिया जाता है। तो बेंजामिन कहता है कि ये एक एक्सीडेंट था। यहाँ पर बेंजामिन की मदर भी होती है जिसका नाम होता है सोनिया। तो ये प्रिंसिपल बेंजामिन की माँ को बोलता है कि आप अपने बच्चे को सुधारो। ये इसकी एक लौती हरकत नहीं है, बल्कि ये अपने एग्जाम्स में भी बहुत ही कम मार्क्स लाया है। के बाद ये प्रिंसिपल बेंजामिन की मदर को उसका मार्क्स काट देता है, जिसमें कि बेंजामिन की बहुत पुअर परफॉर्मेंस होती है। इसके बाद इसकी माँ इसे बहुत डांटती है और उसे कहती है कि अगर तुम ऐसे ही मार्क्स लाते रहे तो लास्ट में तुम एक ट्रक ड्राइवर ही बनोगे। तो बेंजामिन कहता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मतलब कि आई एम डम। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम उस स्मार्टनेस को यूज नहीं कर रहे हो। बेंजामिन की माँ को अपने बच्चे पर बहुत ही भरोसा होता है, फिर चाहे वो पढ़ाई में कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बच्चे को बहुत मोटिवेट करती थी। इस चीज को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारा बच्चा पढ़ाई में कमजोर होगा तो हम उसे ताने देंगे या उस पर जोर जबरदस्ती करेंगे, उसे मारेंगे पीटेंगे, लेकिन परवरिश का असल तरीका ये नहीं है। परवरिश का असल तरीका है कि आप उसको मोटिवेट करें, आपसे जितना हो सके उसको मोटिवेट करें, उसके हौसले को इतना बढ़ाने की कोशिश करें कि उसको खुद लगे कि हाँ मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं वो हर चीज कर सकता हूँ जो कि दूसरे लोग कर सकते हैं। और फिर आगे चल के उसने वो किया जो आज तक किसी इंसान ने नहीं किया था, मतलब कि एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया था। इसके बाद एक शाम को बेन और उसका भाई अपने घर में टीवी देख रहे होते हैं, तो तभी उनकी माँ काम से वापस आती है। तो बेंजामिन अपनी माँ से कहता है कि मुझे अपनी पढ़ाई में थोड़ी हेल्प करो, मुझे कुछ वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे हैं, आप मुझे उनमें से हेल्प करो। तो सोनिया बेंजामिन से कहती है कि मुझे वर्ड्स पढ़ के सुनाओ। तो बेंजामिन पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पढ़ा नहीं जाता। वो अपनी किताब को अपनी आंखों के बहुत नजदीक रखता है, लेकिन उससे पढ़ा नहीं जाता, और ये चीज इसकी माँ देख लेती है। इसके बाद उसकी माँ उसे चश्मा ला के देती है और बेंजामिन को अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। बेंजामिन एक कमजोर बच्चा नहीं होता है, बल्कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर असर पड़ता था। और चश्मा लगाने के बाद बेंजामिन की हालत एकदम से सुधर जाती है। वो अपने हर पेपर को बहुत ही अच्छे से करता है और इस चीज से उसकी पढ़ाई में भी सुधार आता है। इसके बाद वो एक चर्च में जाता है जहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा होता है। तो चर्च का जो सेंट होता है वो एक स्पीच दे रहे होते हैं, मतलब एक मोटिवेशन स्पीच दे रहे होते हैं। तो ये अपनी स्पीच में एक डॉक्टर की स्टोरी बताता है। तो तभी बर्नी को एक इमेजिनेशन आता है, मतलब कि एक ख्याल आता है, और वो उस स्टोरी में डॉक्टर बन जाता है। और इस इमेजिनेशन से बर्नी को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है। इसके बाद ये घर आता है और अपनी माँ को बोलता है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अपने पास्ट की परफॉर्मेंस की वजह से बर्नी का हौसला कम हो चुका था और उसे लगता था कि मैं एक कमजोर बच्चा हूँ, मतलब मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ। लेकिन आज की उस स्पीच के बाद उसे यकीन हो चुका है कि मैं एक कमजोर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक स्मार्ट हूँ। तो इसकी माँ कहती है कि तुम जो चाहे बन सकते हो, लेकिन तुम वो सब तभी बन सकते हो जब तुम उसके लिए मेहनत करोगे। लेकिन इसकी माँ खुश नजर नहीं आती। इसके बाद वो एक हॉस्पिटल में जाती है। ये एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल होता है। तो वहाँ पर वो एक डॉक्टर से कहती है कि मैंने अपना बचपन एक यतीम खाने में गुजारा है और जब मैं 13 साल की थी तो तब मेरी शादी हुई थी। और ये सुनकर ये डॉक्टर हैरान हो जाता है। सोनिया कहती है कि हम बहुत खुश थे, हमारे पास एक घर था और हमारे 2 बच्चे भी थे। तो तब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की एक और वाइफ है और उसके बच्चे भी हैं। और जब मैंने ये सब सुना तो मेरी जिंदगी टूट गई। तो डॉक्टर कहता है कि ये सब कब हुआ? तो ये जवाब देती है कि 5 साल पहले। लेकिन मैं अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे बच्चों को उनके बाप की जरूरत थी और मुझे
पता नहीं था कि मैं अकेले ये सब कैसे कर पाऊंगी। तो डॉक्टर कहता है कि क्या तुम लोग अभी भी एक साथ हो? तो सोनिया जवाब देती है कि नहीं। उसके बाद मुझे पता चला कि वो ड्रग्स के साथ भी डील कर रहा था। तो मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ से बॉस्टन आ गई। तो मैंने उससे फिर डाइवोर्स लिया, जिससे कि मुझे एक घर भी मिल गया और उस घर का कुछ हिस्सा मैंने किराए पे दे दिया। तो ये डॉक्टर कहता है कि तुम अपने बच्चों को कैसे पालती हो? तो ये जवाब देती है कि मैं लोगों के घर की सफाई करती हूँ और मैं उनके बच्चे भी पालती हूँ, और इसके अलावा मुझे और कुछ आता भी नहीं है और इस बारे में कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी नहीं। मैं बहुत कमजोर हूँ और मैं पढ़ भी नहीं सकता, मतलब कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और मुझे डर है कि मेरी वजह से मेरे बच्चे भी मेरे जैसे बन जाएंगे, और मुझे डर है कि क्या मैं अपने बच्चों को वो सब दे सकती हूँ जो कि वो डिजर्व करते हैं। सोनिया अंदर से टूट चुकी होती है, लेकिन वो इस बात को अपने बच्चों के सामने जाहिर नहीं होने देती। वो अपने हौसले को बरकरार रखती है और इसी हौसले की मदद से वो अपने बच्चों को भी हौसला देती है। सोनिया अपने बच्चों के सामने एक एजुकेटेड इंसान के जैसे प्रिटेंड करती थी ताकि इस चीज से मेरे बच्चों का हौसला बना रहे। तो ये डॉक्टर इनसे कहता है कि आप कुछ दिनों के लिए हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ ताकि हम आपका इलाज कर सके। सोनिया को असल में एंजाइटी होती है। इसके बाद वो घर जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए आप लोगों से दूर जा रही हूँ। तो इसके बच्चे कहते हैं कि कहाँ? तो ये कहती है कि मैं बॉस्टन जा रही हूँ अपनी बहन के पास, और वो कहती है कि तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ पर मिसेस स्कॉट भी रहेगी। मिसेस स्कॉट एक बेबी सिस्टर होती है और वो कहती है कि जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तुम लोग अपने टेबल्स याद कर लो और अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना। इसके बाद ये उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। तो यहाँ पर उसे अपने सामान में एक लेटर मिलती है जो कि बर्नी ने लिखी होती है, मतलब बेंजामिन। जब सोनिया इस लेटर को पढ़ती है, इस लेटर में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, मतलब कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये लेटर बहुत ही अच्छी होती है और इस लेटर से सोनिया बहुत ही इमोशनल होती है। दूसरी तरफ से बर्नी अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देता है। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार भी आ रहा है और इस बार जब उसका टेस्ट होता है तो उसने 25 मार्क्स में से 24 लाए होते हैं। इसके बाद ये दौड़ते हुए अपने घर आता है ताकि वो उस केयर टेकर को अपने मार्क्स के बारे में बताए, लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है कि वहाँ पर उसकी माँ है, मतलब कि उसकी माँ उस हॉस्पिटल से वापस आई होती है। अपनी माँ को देखकर बर्नी बहुत ही खुश होता है और वो कहता है कि देखो मेरा मार्क्स कार्ड। सोनिया बहुत ही गर्व महसूस करती है और बहुत ही खुश होती है। सोनिया अपने बच्चे को हर बार अपनी बातों से मोटिवेट करती रहती है। इसके बाद सोनिया को एक घर में मेड का काम मिलता है, मतलब कि काम वाली बाई का काम मिलता है, और ये इंसान बहुत ही एजुकेटेड होता है और इसके घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी होती है, जिसे देखकर सोनिया बहुत ही हैरान होती है। इसके बाद वो घर वापस आती है तो देखती है कि उसके दोनों लड़के टीवी देख रहे हैं। वो इस टीवी को बंद करती है और अपने बच्चों से कहती है आज से तुम लाइब्रेरी जाओगे, हफ्ते में तुम 2 बुक्स पढ़ोगे और हफ्ते के एंड में मुझे रिपोर्ट दोगे कि तुम लोगों ने उन बुक्स में से क्या सीखा। और वो ये भी कहती है कि तुम लोग आज से हफ्ते में सिर्फ 2 टीवी प्रोग्राम्स देख सकते हो और वो भी तब जब तुम अपना होमवर्क खत्म करोगे। इस बात से ये दोनों बच्चे बहुत ही हैरान होते हैं, मतलब कि ये बौखला जाते हैं, लेकिन इनको अपनी माँ की सुननी पड़ती है। इसके बाद ये दोनों लाइब्रेरी में अपना एडमिशन लेते हैं और किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। ये बच्चे किताबें पढ़ने का प्रोसेस जारी रखते हैं, यहाँ तक कि वो टीवी पर भी क्विज शो देखते हैं ताकि उनका दिमाग और भी तेज हो। किताबें पढ़ने से बर्नी की नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा आता है। उनके क्लास में उनकी टीचर स्पेलिंग याद करने का एक प्रोसेस भी शुरू करती है और किताबें पढ़ने से बर्नी को इन स्पेलिंग्स को याद करने में बहुत ही आसानी होती है। इसके बाद एक क्लास में एक टीचर अपने हाथ में एक पत्थर उठाता है और वो सारी क्लास से पूछता है कि क्या किसी को पता है कि ये कौन सा पत्थर है? किसी को भी पता नहीं होता है सिवाय बर्नी के। तो बर्नी कहता है कि ये पत्थर ऑब्सिडियन है और इसके बाद ये इस पत्थर के बारे में सारी क्लास को बताता है, मतलब कि ये पत्थर कैसे बनता है, और इस चीज से ये टीचर बहुत ही सरप्राइज होता है। उसे लगता है कि ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसके अंदर नॉलेज कूट कूट कर भरी है। ये बर्नी से कहता है कि क्लास के बाद तुम मुझसे मिलोगे। जब बर्नी मिलने जाता है ये टीचर कहता है कि तुमने अपनी दिमाग की ताकत को समझ लिया है। अपनी टीचर से इस तरह की तारीफ सुनना बर्नी के लिए एक मोटिवेशन होती है। इसी के चलते बर्नी अपने क्लास में भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा होता है। वो अपने क्लास में स्पेलिंग कंपटीशन भी जीता है, लेकिन इस क्लास की टीचर खुश नहीं होती क्योंकि वो बर्नी की कामयाबी से खुश नहीं होती है। ये टीचर एक रेसिस्ट होती है। बर्नी एक अफ्रीकन अमेरिकन होता है और उसका रंग काला होता है, इस वजह से उसकी टीचर को इसकी कामयाबी पे खुशी नहीं होती। इसके बाद इनके स्कूल में एनुअल अवार्ड फंक्शन होता है, तो इस स्कूल के प्रिंसिपल सबको बताते हैं कि बर्नी अपने हर सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा है। बर्नी की माँ और उसका भाई भी यहाँ ऑडियंस में बैठा होता है। ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश होती है। बर्नी अपनी सर्टिफिकेट पकड़ता है, लेकिन जो वो टीचर होती है जिसका मन काला
काला होता है वो माइक पर आती है, कहती है कि बाकी स्टूडेंट्स को अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। जबकि बर्नी एक ब्लैक स्टूडेंट है, परवरिश भी एक गरीब और अकेली माँ ने की है, और इस सब के बावजूद भी उसने तुम सब से ज्यादा मार्क्स लाए हैं और वो तुम सब से अच्छा स्टूडेंट है। उसके पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी वो तुमसे आगे चला गया। इस बात से हमें पता चलता है कि ये टीचर बहुत ही नीच किस्म की इंसान होती है जो कि रेसिज्म को बढ़ावा देती है। इस चीज से हमें इस टीचर की रेसिज्म वाली मेंटालिटी भी नजर आती है, और इस बात से बर्नी की माँ को बहुत ही तकलीफ होती है। ये फैसला करती है कि वो बर्नी को एक ऐसे स्कूल में भेजेगी जहाँ पर उसके रंग के लिए उसे सताया नहीं जाएगा, बल्कि उसके हुनर के लिए उसे सराहना जाएगा। तो वो उसे एक ऐसे स्कूल में भेजती है जहाँ पर के आम तौर पर सारे बच्चे ब्लैक होते हैं। ब्लैक मतलब इनका रंग काला होता है। होते ये भी अमेरिकन है, लेकिन इनके जो पूर्वज है वो अफ्रीकन हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर भी बर्नी के लिए मुश्किलें आसान नहीं होती। बर्नी को वहाँ पर भी एक बच्चा उसके कपड़ों के लिए उसे सताता है। बर्नी के कपड़े फैशनेबल नहीं होते हैं, मतलब वो सिंपल सीधे सादे होते हैं, और उस बात पे ये लड़का उसे परेशान करता है। बर्नी उस बच्चे को उसकी जबान में जवाब देता है, और देखते ही देखते ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। बर्नी का ये नया दोस्त एक फैशनेबल मेनियक होता है, और इस लड़के का उठना बैठना भी बुरे लोगों से होता है, और इस फ्रेंड की वजह से बर्नी पर भी इसकी बुरी सोहबत का असर पड़ता है। घर आने पर वो अपनी माँ से नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे मांगता है। इसकी माँ के पास पैसे नहीं होते हैं क्योंकि वो मुश्किल से ही अपने घर के खर्चे को संभाल पा रही है। एक एक पैसा जोड़कर वो अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने घर का खर्चा उठा रही है। लेकिन किसी तरह से बर्नी की माँ बर्नी के लिए कुछ पैसे जोड़कर उसके लिए एक नया पैंट खरीदी है, लेकिन बर्नी को ये पैंट पसंद नहीं आता। ये अपनी माँ से इस पैंट के ऊपर बहस करता है और कहता है कि मुझे ये पुराने कपड़े नहीं चाहिए, मुझे आज के फैशन के कपड़े चाहिए। इसकी माँ कहती है कि मुझे ऐसे कपड़े पसंद है। तो उसकी माँ कहती है कि जो लोग फैशनेबल होते हैं उनका मन अंदर से काला होता है। और इसी बहस के दौरान बर्नी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बर्नी उसी टेबल पे पड़ा हुआ एक हथौड़ा उठाता है और वो इसी हथौड़े से अपनी माँ के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी उसका भाई उसे रोक लेता है। जब से बर्नी अपने बुरे फ्रेंड्स की सोहबत में लग गया है तब से उसके हालात बदल गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे आसपास के माहौल का असर हमारे बच्चों पर पड़ता है, और बर्नी भी इसी माहौल में मुब्तला हो चुका था। बर्नी की माँ ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन बर्नी के जो दोस्त हैं उनकी वजह से बर्नी की ये हालत हो गई है। इसके बाद जो इसका फ्रेंड होता है वो उसे एक गैंग के पास ले जाता है और वहाँ पे बर्नी एक चाकू खरीदता है। और इसके बाद जब बर्नी और उसके फ्रेंड के बीच में बहस होती है तो बर्नी गुस्से में आकर वही चाकू उठाकर अपने फ्रेंड के पेट में मार देता है, लेकिन किस्मत से उस लड़के को कोई चोट नहीं आती, बल्कि वो चाकू टूटकर गिर जाता है। बर्नी डर के मारे स्कूल से भागकर अपने घर आता है और बर्नी ये सोचता है कि ये मैं क्या करने वाला, अगर आज मेरे हाथ से कुछ अनबन हो जाती तो मेरा करियर और मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती। और वो फैसला करता है कि मैं आज से उन फ्रेंड्स के साथ नहीं चलूंगा। वो अपने हाथ में बाइबल उठाता है और फैसला करता है कि मैं अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद बर्नी बड़ा हो चुका है और उसका एडमिशन एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में होता है जिसका नाम होता है येल यूनिवर्सिटी। बर्नी को यहाँ पर स्कॉलरशिप एडमिशन मिला है और यहाँ पर उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बनती है जिसका नाम होता है कैंडी। बर्नी अपने फ्यूचर और अपने पढ़ाई के बारे में परेशान होता है। उसे लेक्चर सुनना पसंद नहीं है और उसे क्लास में होकर भी ऐसा लगता है कि वो क्लास में नहीं है और उसे यहाँ के हिसाब से रहने में बहुत मुश्किलात होती है। तो ये कैंडी से कहता है कि मुझे सिर्फ रीडिंग करना पसंद है। तो कैंडी इसकी मदद करती है और कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई खुद कर सकते हो और अगर तुम्हें पढ़ना पसंद है तो तुम पढ़ो, लेकिन अकेले में। और बर्नी ऐसा ही करता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में से बर्नी को केमिस्ट्री समझ नहीं आती। बर्नी इतनी मेहनत करता है कि उससे अब हेलुसिनेशन भी होने लगती है और उसे तभी दिखता है कि प्रोफेसर उसके लिए केमिस्ट्री का फॉर्मूला ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। बर्नी अपने आप पर बहुत दबाव डाल रहा है, लेकिन इतनी सारी मेहनत का उसे एक अच्छा फल भी मिलता है। वो एक अच्छे नंबर से इस एग्जाम में पास होता है और फैसला करता है कि मैं एक न्यूरोसर्जन बनूंगा। इसके बाद ये जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल में अप्लाई करता है। जॉन्स हॉपकिंस पूरे यूएस में बहुत अच्छा हॉस्पिटल होता है और जॉन हॉपकिंस खाली 2 स्टूडेंट्स को न्यूरोसर्जरी के लिए एडमिशन दे रहा था। इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है और जो सबसे बेस्ट होगा वही इस हॉस्पिटल में अपनी पोजीशन बना पाएगा। लेकिन बर्नी का इरादा बिल्कुल क्लियर होता है। वो कहता है कि मुझे बस इसी हॉस्पिटल में अपना करियर बनाना है, मतलब किसी भी दूसरे हॉस्पिटल में अप्लाई नहीं करना। तो उसका इंटरव्यू होता है और वो अपनी बातों से इस इंटरव्यूअर को इम्प्रेस भी कर लेता है। तुम न्यूरोलॉजिकल सर्जन ही क्यों बनना चाहते हो? तो बर्नी कहता है कि हमारा दिमाग एक रहस्यमय चीज है और मैं इसके राज को खोलना चाहता हूँ। और कहता है कि हमारा दिमाग एक
चमत्कार है और मैं वो चमत्कार करना चाहता हूँ। बर्नी का कॉन्फिडेंस इस इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करता है और इसके बाद उसका एडमिशन इसी हॉस्पिटल में होता है और वो अपने करियर को आगे परस्यू करता है। इस हॉस्पिटल में बर्नी को ज्यादा पसंद नहीं करते, तो यहाँ के सीनियर डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। कहता है कि तुम वही करोगे जो तुम्हें करने के लिए कहा जाएगा। ये डॉक्टर भी रेसिस्ट होता है। बर्नी यहाँ पर एक रेसिडेंट डॉक्टर बनता है और इसी के दौरान यहाँ पर एक इमरजेंसी केस आता है और अगर जल्द से जल्द इस पेशेंट की सर्जरी नहीं हुई तो वो मर जाएगा। यहाँ पर ये एक जिंदगी और मौत का फैसला होता है और इस टाइम पे यहाँ पर कोई भी दूसरा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है जो कि इस पेशेंट को देख सके सिवाय डॉक्टर बर्नी कॉर्सन के। इसके पास लाइसेंस भी नहीं होती है और ये ऑपरेशन करने के लिए अभी एलिजिबल नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ से वो पेशेंट अपनी मौत से लड़ रहा है, लेकिन इसके बाद वो इस पेशेंट का ऑपरेशन करता है और वो बच भी जाता है। इस ऑपरेशन की वजह से डॉक्टर बेन अपने करियर को दांव पे लगाता है। इसके बाद यहाँ का सीनियर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है तो बर्नी को यह डर होता है कि शायद मेरे इस कारनामे की वजह से मुझे इस हॉस्पिटल से निकाला जाएगा। लेकिन बर्नी तब हैरान होता है जब ये डॉक्टर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने एक पेशेंट की जान बचाई है। इसके बाद वक्त ऐसे ही गुजरता है और 1985 में डॉक्टर बेन कार्सन चीफ ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी का चीफ भी बनता है। इसकी प्रोग्रेस इसी तरह से चलती रहती है और इसी दौरान एक कपल अपनी बेटी को लेकर इस हॉस्पिटल में आते हैं। इस बच्ची का कुछ अलग ही मामला होता है। इस बच्ची को सीजर्स की प्रॉब्लम होती है। ये बच्ची जब भी अपने होशो हवास में होती है तो इसे सीजर्स होते हैं। सीजर्स का मतलब होता है एक इंसान की बॉडी पूरी तरह से थरथराने लगती है, मतलब उसे शिवरिंग होने लगती है, जिसे कुछ भाषाओं में मिर्गी भी कहते हैं। और इस बच्ची को इसी चीज के दौरे आ रहे हैं। यहाँ पे दूसरे डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये लड़की आधी पागल है, मतलब कि मेंटली पागल है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हमें इस बच्ची का एक ऑपरेशन करना होगा जिसका नाम है हेमिस्फीयरेक्टमी, जिसमें कि हमें उसके ब्रेन का एक हिस्सा निकालना होगा जिसकी वजह से इसे ऐसे सीजर्स होते हैं। और ये काम बहुत रिस्की होता है क्योंकि इस वजह से ये बच्ची पूरी तरह से पैरालाइज हो सकती है या तो इस चीज से उसके बोलने की क्षमता भी जा सकती है, मतलब कि स्पीकिंग एबिलिटी। लेकिन ये इस कपल को ये भरोसा भी देता है कि इस बच्चे के अंदर लड़ने की बहुत क्षमता है। जो अनइन्फेक्टेड सेल्स है वो इन इन्फेक्टेड सेल्स का काम करेंगी और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को रेस्टोर करेगी, मतलब उनका काम संभालेगी। लेकिन ये सब एक जुआ खेलने के बराबर है। और साथ ही साथ डॉक्टर बेन ने इससे पहले ऐसा ऑपरेशन नहीं किया होता है, लेकिन डॉक्टर ये काम जिम्मे उठाता है और ये ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। ऑपरेशन से पहले एक रात बेन कार्सन बहुत ही परेशान होता है। वो अपने घुटनों पर आता है और प्रार्थना करता है और दूसरे दिन 6:15 पर डॉक्टर बेन इस बच्चे का ऑपरेशन शुरू करता है। ये इस बच्चे का ऑपरेशन बहुत ही सावधानी से करता है और ये इस बच्चे के ब्रेन में से वो पार्ट निकालता है जिसकी वजह से इस बच्चे को प्रॉब्लम होती है और ये ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब होता है। अब देखना ये है कि ये बच्चा अपने होशो हवास में आएगा या नहीं। जो यहाँ पर एनेस्थीसिस्ट होता है वो इस बच्चे को उठाने की कोशिश करता है। यहाँ पर सब लोग बहुत क्यूरियस होते हैं। जबकि ये बच्ची रेस्पॉन्स नहीं करती तो डॉक्टर बेन कार्सन बहुत ही परेशान होते हैं। इसके बाद इस बच्चे को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर कार्सन इस बच्चे के माँ बाप को बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि क्या ये बोल सकती है और क्या ये मूवमेंट कर सकती है, और ये जानने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन तभी ये बच्ची उठ जाती है और वो अपने माँ बाप को पुकारती है और ये एक चमत्कार जैसा होता है। और डॉक्टर कार्सन ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि ये इसकी जिंदगी का एक पहला चैलेंज होता है जो कि इसने सफलता से पूरा किया। ये ऑपरेशन एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन में बच्चे की बोलने की क्षमता और हिलने डुलने की क्षमता भी जा सकती थी, मतलब वो एक साइड से पैरालाइज भी हो सकती। लेकिन डॉक्टर बेन कार्सन ने अपनी काबिलियत से इस ऑपरेशन को कामयाब किया और इस बच्ची की जिंदगी बचाई। और इस ऑपरेशन के बाद यहाँ की मीडिया को इस बात का पता चल जाता है और वो डॉक्टर बेन कार्सन से इसके बारे में इंटरव्यू लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर अपनी कामयाबी से बहुत खुश होता है। वो अपने काम को बहुत पसंद करता है, लेकिन इस सब के बावजूद जो उसकी पर्सनल लाइफ होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। डॉक्टर बेन कार्सन की पत्नी प्रेग्नेंट होती है। जब उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है डॉक्टर बेन कार्सन के साथ एक ट्रेजेडी होती है। ये दोनों अपने बच्चे को खो देते हैं। इसके बाद डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगता है और वो दिन रात इसी के साथ रहने लगता है। लेकिन जब इसकी वाइफ होश में आती है और कहती है कि तुम अपनी ड्यूटी करने के लिए जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इसके बाद डॉक्टर को अपने काम पर जाना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर इस हादसे की वजह से टूट जाता है। वो रोने लगता है, लेकिन इसकी माँ उसे समझाती है कि तुम बहुत सारे बच्चों की जान बचा सकते हो और तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो भी तुम अपनी जिंदगी में चाहो। अगली सुबह डॉक्टर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। तो इसी के साथ इसकी जिंदगी में एक ऐसा चैलेंज आता है जो आज से पहले किसी ने नहीं किया होता है। इसके बाद ये जर्मनी जाता है क्योंकि वहाँ पर उसे बुलाया गया था। यहाँ पर एक ट्विंस बच्चे होते हैं जिनके ब्रेन्स या जिनका सर आपस में जुड़ा होता है। ये केस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है
है। डॉक्टर बेन कार्सन पहले तो ये केस लेने से मना कर देता है क्योंकि ये केस बहुत ही मुश्किल होता है, इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया होता है और डॉक्टर बेन कार्सन इन बच्चों की जिंदगी से नहीं खेलना चाहता। लेकिन इसी के साथ डॉक्टर बेन कार्सन दुनिया के सबसे अच्छे चाइल्ड न्यूरोसर्जन होते हैं। वो यहाँ तक अपनी कामयाबी और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से पहुंचे हैं। डॉक्टर इस केस के बारे में पहले 2-3 महीने सोचता है, मतलब इस केस के बारे में स्टडी करता है, वो दिन रात किताबें पढ़ता है और इस केस के बारे में हर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसे इस केस में पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है कि वो इस ऑपरेशन को करने के लिए तैयार हो जाता है और वो ये रिस्क उठा लेता है। और अब इसके बाद वो दिन आता है जिस दिन की ये ऑपरेशन होने वाला है। डॉक्टर बेन कार्सन अपने साथ 50 लोगों की टीम रखता है और इस टीम में एक एनेस्थीसियोलॉजी टीम, एक कार्डियक सर्जन्स की टीम, एक प्लास्टिक सर्जन्स की टीम और एक न्यूरो सर्जन्स की टीम। इसके बाद वो इस कमरे में इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इंतजाम करके रखते हैं ताकि ऑपरेशन के दौरान इन्हें लाइट की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद वो हर इंस्ट्रूमेंट का एक दूसरा पार्ट भी रखते हैं, मतलब कि 2 एनेस्थीसिया मॉनिटर्स, 2 हार्ट लंग मशीन्स, इतने लोग जो कि इन दोनों बच्चों को संभाल सके। ये हिस्ट्री में एक सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है। इसके नताइज अभी तक किसी को मालूम नहीं होते हैं और हर टीम को उनका काम स्टेप बाय स्टेप करना होगा, मतलब कि इस काम में कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। टीम को तैयार रहना होगा अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है और अगर एक बच्चा मरता है तो हमें उसे दूसरे से अलग करना होगा जितनी जल्दी हो सके। अगर कोई बच्चा मर गया तो उसके सारे टिश्यू हमें उस बच्चे पे लगाने होंगे जो कि अभी सर्वाइव कर रहा होगा और ये ऑपरेशन सुबह के 6 बजे शुरू होना है। और यहाँ पर रिपोर्टर्स के साथ साथ बहुत सारे लोग भी आए होते हैं। इसके बाद डॉक्टर कार्सन इस बच्चे के माता पिता के साथ बात करता है, कहता है कि तुम्हारे बच्चों की जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत छोटी हैं और उनके अंदर ऑलरेडी बहुत कम खून है। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा खून को लॉस होने ना दे और अगर हम खून को चलाने वाली फॉसेट्स को बंद कर दे तो इस चीज से तुम्हारे बच्चों का खून लॉस नहीं होगा। और डॉक्टर कार्सन ये कहता है कि इस चीज को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें इन बच्चों का हार्ट बंद करना होगा, मतलब कि हमें इन बच्चों का दिल बंद करना होगा। और ये बात सुनकर ये दोनों पेरेंट्स घबरा जाते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि ये कुछ नया नहीं है, ये पहले भी होता आ रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में इससे पहले ये कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और अगर हम इस बच्चे का दिल 1 घंटे के लिए रोक सकते हैं बिना उसके ब्रेन को डैमेज पहुंचाए हुए तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन ये घंटा बहुत क्रिटिकल है। तो इस बच्चे का पेरेंट कहता है कि इस 1 घंटे में क्या हो सकता है। तो डॉक्टर कहता है कि हम इन बच्चों का दिल बंद कर देंगे और इस 1 घंटे में हम उन सारी ब्लड वेसल्स को जोड़ने का काम करेंगे। जब उनका दिल फिर से स्टार्ट होगा तो हमें खून लॉस होने का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। और ये सब सिर्फ 1 घंटे में होना था। इस ऑपरेशन में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो इस ऑपरेशन का क्रिटिकल आवर होता है वो होता है 1 घंटा। 1 घंटे में इनको इन दोनों बच्चों के दिल की नसें वापस से जोड़नी होंगी बिना इन दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाए हुए। और इस चीज के लिए हमने बहुत बार रिहर्सल किए हैं और इसके साथ साथ हमें प्रार्थना भी करनी होगी। हमारा दिल हमारे पूरे शरीर को ब्लड पंप करता है और इन बच्चों का ऑपरेशन इसलिए मुश्किल होता है कि मौत ब्लड लॉस की वजह से ना हो, इसीलिए इन दोनों बच्चों के दिल को रोकना होगा। इसके बाद ये ऑपरेशन सुबह के 7:15 पर शुरू होता है और इस ऑपरेशन में कार्डियोथेरापिक सर्जन्स का इस्तेमाल भी होता है। इस ऑपरेशन का सिर्फ यही मकसद होता है कि इन बच्चों को खून लॉस की प्रॉब्लम ना हो और इस कार्डियक ऑपरेशन के साथ हमारे दिमाग को जाने वाले खून को रोका जाता है। और इसके बाद इन दोनों बच्चों को अलग करने का प्रोसेस शुरू होता है, इनको अलग भी किया जाता है। और इसके बाद डॉक्टर कार्सन के पास सिर्फ 1 घंटा होता है इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में। इन बच्चों को अलग करना एक बड़ा काम होता है, लेकिन उससे बड़ा काम है इन दोनों बच्चों के ब्रेन की नसों को आपस में जोड़ना, वो भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए। और इस प्रोसेस में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगना है और अगर वो 1 घंटे से ज्यादा लग गया तो इन दोनों बच्चों के ब्रेन डेड होने के बहुत चांसेस हैं। साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा फेलियर भी हो सकता है, जबकि हिस्ट्री में एक वाहिद ऐसा ऑपरेशन होता है। लेकिन डॉक्टर बेन की काबिलियत के साथ वो इस ऑपरेशन को अपने टाइम पे कंप्लीट करता है और ये ऑपरेशन 22 घंटों की लगातार मेहनत के बाद खत्म होता है। इसके बाद डॉक्टर कार्सन इन बच्चों के माँ बाप से मिलता है और कहता है कि आप सबसे पहले किस बच्चे को देखना चाहोगे। और ये बात सुनकर ये दोनों पेरेंट्स बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ये डॉक्टर कार्सन को गले मिलते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया और इसी के साथ ये इतिहास का पहला ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें कि दोनों बच्चों के दिमाग को अलग करना होता है। इसके बाद ये दोनों पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलते हैं और ये दोनों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद ये मेन हॉल में आते हैं जहाँ पर सारे लोग डॉक्टर बेन कार्सन को बधाइयाँ देते हैं और वहीं पर वो अपनी माँ और पत्नी से मिलता है। तो इसकी माँ कहती है कि मैं हमेशा से तुम्हें कहती कि तुम सब कुछ कर सकते हो जो कि एक आम आदमी कर सकता है, लेकिन सिर्फ तुम उस चीज को अच्छे से कर सकते हो। इस कामयाबी के पीछे इसका पूरा हाथ इसकी माँ का होता है। स्टोरी
मूवी में पहले हमने कहा था कि हर इंसान की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और डॉक्टर बेन कार्सन की कामयाबी के पीछे उसकी माँ का हाथ था। ये सारा मामला तरबियत का है। इसके बाद हमें अंत में बताते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बेन कार्सन ने बिल्कुल ऐसे 5 और ऑपरेशंस किए जो कि सक्सेसफुल भी रहे थे। इस चीज को कहा जाता है क्रैनियोपैगस ट्विंस। और इसी के साथ ये अद्भुत और सच्ची कहानी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद